हाँ हाँ बच्चे, मुझे पता है कि आपसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सोच सोचकर कि आखिरी के 50 दिन बचे हैं सीए इंटर जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए। आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सर हमारा तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, क्या हमें रिवीजन करनी चाहिए या हमें अपने बच्चे को जो सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कुछ गाइड करिए कि रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या आखिरी टाइम में हमें क्या करना है, कि किस तरीके से हम जनवरी 26 अटेम्प्ट को एक अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर पाए, एग्जामिशन लेके आ पाए हम अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट 50 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी की। और यहां पर मैं बात सिर्फ रिवीजन की नहीं करूंगा, इसके अलावा उन बच्चों की बात करूंगा कि जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उन बच्चों की बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो करना, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस अटेम्प्ट। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना यस आई एम गोइंग टू क्लियर जनवरी 26 अटेम्प्ट। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास जो भी बच्चे बोथ ग्रुप देने जा रहे हैं, उनके पास क्या है सर, उनके पास 6 सब्जेक्ट है। ठीक है जी, हाँ जी, बोथ ग्रुप के बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट है। एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, एफएमएसएम। सर ये तो हमें पता है। अब प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले ये समझना है कि सिर्फ 50 दिन बचे हैं। अगर 50 डेज बचे हैं और मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, लगभग एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 8 दिन का समय है। क्या है, लगभग एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 8 दिन का समय है, जिसके अंदर मेरे को इस 8 दिनों के अंदर उस एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर मैं सोचूं, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरे को इसके अंदर 2 से 3 रिवीजन भी करनी है, टेस्ट भी देना है, ठीक है ना, और बच्चा को जो सिलेबस कंप्लीट भी करना है। तो सबसे पहली बात, आपको ये वाला कैलकुलेशन देख के ये बात समझ आनी चाहिए थी कि सर अगर अगर प्यारे बच्चों आपका 70%, मैं कहता हूं 80% सिलेबस हो गया है ना, और 20% अगर सिलेबस बच भी गया है, तो इसको मारो गोली और इसको भी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सोच लो कि 80% सिलेबस ही मेरा कंप्लीट हो चुका है और इससे ही मैं अच्छे से पास हो सकता हूं, अगर ये 80% सिलेबस आपने अच्छे से करा है। अगर अब भी आप ये 20% सिलेबस में लगे हुए हो ना इसे कंप्लीट करने में, तो बेटा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये वाला अटेम्प्ट हाथ से निकल जाएगा अगर आपने अभी इस 20% पे फोकस करा। तो 80% से आप एग्जामिशन तक लेके आ सकते हैं, ये हम आपको पहले भी कई बार प्रूव कर चुके हैं, और इसी का जीता जागता सबूत है हमारा बैच 75। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो अब मैंने कहा अगर 70-80% सिलेबस भी अगर हम कर रहे हैं तो उससे हम पास हो सकते हैं, ये बात हमें समझ आती है। मेरे को अब ये सर बात समझ आती है कि सर ठीक है 80%, बट 80% कौन सा सिलेबस करना है, ठीक है जी, इन सब बातों पर बात करेंगे। बट अभी आपको समझना है कि यहां से नया कुछ नहीं पढ़ना है। बोथ ग्रुप वालों के लिए तो बिल्कुल कट एंड क्लियर है। सर हम तो सिंगल ग्रुप वाले हैं, हम सिंगल ग्रुप 1 दे रहे हैं, ग्रुप 2 दे रहे हैं, बेटा तब भी आपको अभी के लिए 20% सिलेबस को छोड़ना है और सिर्फ अभी अपने रिवीजन पे फोकस करना है। अब देखो भाई, सीधी सीधी बात है, अगर आप जनवरी 26 अटेम्प्ट निकालना चाहते हो ना, अगर आप जनवरी 26 अटेम्प्ट निकालना चाहते हो, तो पेपर से पहले मिनिमम 2 से 3 रिवीजन लगती है। 2 to 3 रिवीजन आर मस्ट। मैं कहता हूं हाइपोथेटिकली सर अभी ना हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मान के चलता हूं मैं 2 रिवीजन के अंदर अच्छे से कर सकता हूं। अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आप 2 रिवीजन के अंदर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। बट विदाउट दीज 2 रिवीजन यू कैनॉट थिंक दैट यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, वैसे तो मैं 3 रिवीजन कहता हूं, बट अभी समय कम है, तो 2 रिवीजन के अंदर हम देखते हैं कि 2 रिवीजन कैसे कर सकते हैं। अब बेटा 50 दिन के अंदर 50 डेज है, 50 डेज के अंदर मैं आखिरी के 5 दिन निकाल देता हूँ कि आखिरी के 5 दिन के अंदर बच्चों को अपने जो थोड़े वीक सब्जेक्ट होते हैं या एडवांस अकाउंट्स आप पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर से 5 दिन पहले आप अपने एडवांस अकाउंट्स और जो थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा डर लग रहा होता है उसको पढ़ते हैं आखिरी के 5 दिनों के अंदर। तो मेरे पास कहीं ना कहीं 45 डेज है। 45 डेज के अंदर अगर मैं ये सोचूं कि अगर मेरे को अच्छे से रिवीजन करनी है, तो मेरे को कितने दिन किस सब्जेक्ट को कितने बांटने पड़ेंगे। तो बेटा 45 डेज के अंदर अगर मैं बात करूं, 2 रिवीजन करनी है आपको। सो फॉर एग्जांपल के लिए कोई बच्चा 3 रिवीजन तब कर सकता है। 3 रिवीजन आपकी तब हो सकती है जब आपका अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है ना, उससे पहले भी साइड बाय साइड आप रिवीजन करते आ रहे थे, कुछ टेस्ट देते आ रहे थे। बट 45 डेज के अंदर वो बच्चा भी रिवीजन कर सकता है अच्छे से, जिसने बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करी है पहले से, या मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा अभी आपको डर लग रहा है। अब 2 रिवीजन आप मान के चलिए, देखो सीधी बात है, 2 3 4 5 रिवीजन से कुछ नहीं होने वाला। जो रिवीजन करो वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं पढ़ लिया और गायब हो गया, ऐसा नहीं। अच्छे से रिवीजन करेंगे सो दैट वो हमें हेल्प करे। तो चाहे 3 की जगह मैं 2 रिवीजन करूं, 2 की जगह 1 करूं, बट वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, वैसे तो 2 रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वालिटी रिवीजन कैसे हो सकती है, देखो फर्स्ट रिवीजन के अंदर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं फर्स्ट रिवीजन को देने वाला हूं 30 डेज, और सेकंड रिवीजन को देने वाला हूं 15 डेज। अभी अभी आपने 30 दिन के अंदर आपने ये जब करा होगा रिवाइज, तो 15 दिन के अंदर आराम से आप ये रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। अब 30 डेज डिवाइड बाय 6 सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं बोथ ग्रुप वालों की, और अगर हमारा सिंगल ग्रुप है तो आप समझ सकते हैं डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 10 डेज आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारे 5 डेज आ रहे हैं पर सब्जेक्ट के लिए, जिसके अंदर 5 दिन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। और यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे फिर
2.5 डेज। अब बेटा जब आप आखिरी ये जब सेकंड रिवीजन कर रहे होंगे तो आप 2.5 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे होंगे, आप ये बात को समझ के चलिए। अब जब ये 2.5 दिन को आप रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पेपर से पहले जो 1.5 दिन बचेगा उसके अंदर मेरे को कैसे रिवीजन करनी है। देखो इस समय अगर आप उन 1.5 दिन का सोच के चलोगे ना, तभी आप निकाल पाएंगे, वरना उस समय उस 1.5 दिन के अंदर बच्चे कई बार इतने पजल हो जाते हैं, वो सोचते हैं मेरे को एग्जाम ही नहीं देने वाला, नेक्स्ट देखूंगा। क्योंकि वो 1.5 दिन के अंदर कई बार आप इतने पजल हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वो आप यहाँ पर जब रिवीजन कर रहे हैं, आप नोट डाउन करते चलेंगे कि उस समय उस 1.5 दिन के अंदर मेरे को क्या रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सर हमें ये तो समझ आ गया कि यहाँ पर 5 दिन देने हैं, फर्स्ट रिवीजन के अंदर एक सब्जेक्ट को 5 दिन देने हैं, सेकंड रिवीजन के अंदर 2.5 दिन देने हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। सर अब इस रिवीजन को करना कैसे है, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए। तो बेटा देखो रिवीजन के अंदर अगर मैं बात करूं, रिवीजन का पैटर्न क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है कि रिवीजन। अब कोई बच्चा कहता है सर मेरा तो 100% हो गया, मैं तो 80% की बात ही नहीं है ना, मैं तो उनको बताया कि जिनका भी 80% हुआ 70% हुआ है उनको आगे नहीं पढ़ना। बट फॉर एग्जाम्पल जिस बच्चे का सब कुछ हो गया, 100% सिलेबस कंप्लीट है, उसको कैसे रिवीजन करनी है। और जिसका 80% है उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको इन्हीं 80% सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। चाहे आपका 100% सिलेबस हुआ है, चाहे आपका 80% सिलेबस हुआ है, आपकी रिवीजन के अंदर प्रायोरिटीज रहेंगी बेटा, प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2। ठीक है जी, हाँ जी सर। प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, सर प्रायोरिटी 1 जो आपके मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, ठीक है जी, जो आपके मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर होते हैं वो आपके प्रायोरिटी 1 रहेंगे। या मैं कहूं जहां से आपका 70 to 80% सिलेबस आपको देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर, वो आपके क्या रहेंगे, प्रायोरिटी 1 रहेगी। और जहां पर 20-25% बाकी बचा हुआ 20% है, और जहां का कंफर्म नहीं होता कि यार यहीं से कितने नंबर का बनेगा, वो वाला आपका प्रायोरिटी 2 रहेगा। प्रायोरिटी 1 को इन 5 दिनों के अंदर आपको लगभग 3 से 4 दिन देने हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये जो 70-80% अगर आप रिवीजन के समय भी ज्यादा ध्यान देंगे, तो आप ये समझ के चलिए कि यहां से जब क्वेश्चन आएगा ना, वो 75-80% आपका जो पेपर है वहां पर से, तो आप उसके अंदर 1% की भी आपके पास ऑप्शन ना हो, 1% का भी चांस ना हो कि आप वहां पर गलती करेंगे, और बाकी जो 1 से 1.5 दिन बचेगा वो यहां पर देना है। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब ये प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 सर हम सेट डिसाइड कैसे करेंगे बेटा, जैसे कि एडवांस अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, एडवांस अकाउंट्स की अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं, तो मैं हमेशा आपको मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन गाइड करता हूं। मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन आप करिए, आपको यहां पर आप पिछले कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देखिए, 50 से 60 नंबर का पेपर सिर्फ यहीं से आया है। तो आपके लिए प्रायोरिटी 1 आपका सीधा सीधा मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होंगे, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे AS19, AS20, AS2, AS10। इसके बाद लॉ की अगर मैं बात करूं, लॉ के अंदर हमारा क्या आता है सर, अदर लॉस प्लस LLP। अब देखो ये मैं 75-80% सिलेबस नहीं बता रहा हूं, मैं वो वाला सिलेबस बता रहा हूं जहां से आपको पता है कि श्योर शॉट यहां से मेरे मार्क्स कंफर्म है, और यहां पर ये 45 मार्क्स का है। कंपनी लॉ के अंदर मैं बात करूं चैप्टर 8, 9, 10 वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए। इन प्रायोरिटीज का क्या होगा कि इनको मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। इसके ऊपर अगर मैं रिवीजन के समय इसके क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे मेरे को हाथ से। अब बच्चों को लगता है कि इसे रिवीजन के अंदर सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं, नहीं बेटा सिर्फ नोट्स रिवाइज नहीं करने हैं। आपको जब मॉड्यूल 3 रिवाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईए रिवाइज कर रहे हैं, कंसोलिडेशन रिवाइज कर रहे हैं, तो आपने नोट्स को रिवाइज अपने उठाया, उससे रिवाइज करा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे आप बताओगे। बेटा आप जब पहली बार उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, आप जब पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो आप स्टार्ट करते चल रहे थे कुछ क्वेश्चंस को, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन के समय हेल्प आपको रिवाइज करना होता है, हाथ से लिख के आपको उनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होता है। सारे क्वेश्चन आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। सर हाथ से थोड़ा ना कर पाएंगे, टाइम थोड़ा है बेटा, 5 दिन क्या करोगे हैं, 5 दिन क्या करोगे, मटर छिलोगे। 5 दिन के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए बताया गया था। ठीक है जी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो स्टार मार्क करा ही नहीं, तो बेटा परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, उसके अंदर आपको पता है कि हमने वैसे ही लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जिन क्वेश्चन के अंदर ज्यादा रेफरेंस लिखी हुई है, ज्यादा रेफरेंस मतलब जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए हैं रिवीजन के लिए, आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। सर हमारे पास पीपी बुक भी नहीं है, हमने स्टार मार्क भी नहीं करा, तो बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाइए, जो यूनिक क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, देख के आपको समझ आता है, उन क्वेश्चन को हाथ से बनाइए। बट विदाउट विदाउट आप सोचें कि मैं बिना हाथ से क्वेश्चन करे मैं सिर्फ पढ़ के देख लूंगा कि क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बेटा कुछ नहीं होने वाला, पेपर के समय फिर वो क्वेश्चन अटेंड नहीं हो पाता है। इस बात को समझ लीजिएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों को यही दिक्कत रहती है। इसके बाद मैं बात करूं टैक्सेशन के अंदर। अब टैक्सेशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जीएसटी होनी चाहिए। अगर आपने जीएसटी पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, आपको पता है 50 मार्क्स का है, और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो मिनिमम 40 to 45 मार्क्स बड़े आराम से लेके आ पाएंगे। तो बाकी आपके जो 5 हेड भी कर लोगे ना टैक्स के, तो वहां पर आपको पता है कि आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग के अंदर भाई साहब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्ट शीट, ये चैप्टर आपने कर लिया तो आपको पता है यहां से 70 नंबर के आसपास का आ जाएगा। ऑडिटिंग चैप्टर
सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। और ये जो 6 चैप्टर हैं, यहाँ से आप 70% के ऊपर का आप सिलेबस देख सकते हैं, 80% का सिलेबस आप देख सकते हैं। एफएम के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ भाई, जिसका प्रैक्टिकल अच्छा हो वो एफएम कर लीजिए, और जिसका थ्योरी अच्छा हो वो सबसे पहले एसएम को ध्यान दे दीजिए। ठीक है जी। एनी वन प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी एक सब्जेक्ट, और दूसरे के अंदर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी सर। तो ये आपको पता चल गया, ये प्रायोरिटीज है। ये नहीं कि सिर्फ यही करना है रिवीजन के अंदर, आपने भाई सारा पढ़ा होगा, सब कुछ करना है, बट प्रायोरिटी इसको देने से पता क्या होगा कि आप जब इन्हें कर रहे होंगे ना, तो इन्हें ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और आपको पता है कि यहाँ से हमारा पेपर आना ही आना है 50-60 नंबर का, जिसके अंदर अगर मेरे 50-60 नंबर में से मैं 50 मार्क्स का अगर पेपर आ रहा है, उसमें से 45 नंबर लेके आ पा रहा हूँ, तो पास तो मैं यही हो रहा हूँ। फिर मेरे को एग्जामिनेशन के लिए जाना है, और बाकी जो पूरा का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है वो उससे हमारा अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। ठीक है जी। तो प्रायोरिटी 1 आपका समझ आ गया, प्रायोरिटी 1 कैसे डिसाइड करनी है, प्रायोरिटी 2 कैसी होगी, बाकी जो चैप्टर्स हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी 2 होंगे। प्रायोरिटी 2 का मतलब ये नहीं है कि उसे नहीं करना है, और ये सिर्फ प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर मैंने सारे नहीं बताए, मैंने सिर्फ वाले चैप्टर बताए हैं जो 100% मतलब प्रायोरिटी 1 के अंदर भी मोस्ट प्रायोरिटीज है। हाँ जी। जैसे लॉ के अंदर मैंने बताया चैप्टर 8, 9, 10 आपका प्रायोरिटी 1 के अंदर ही आ जाता है वो भी। हाँ जी। तो अब आपको रिवीजन का प्लान समझ आया, ये समझ आया कि 50 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, कितनी रिवीजन करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिवीजन एटलीस्ट 2 से 3 दफे करनी है, समय कम है तो इसलिए अभी मैं 2 रिवीजन का आपको टाइमलाइन दे रहा हूँ। अगर आपका सिलेबस अभी तक अच्छे से हो चुका है तो आप 3 रिवीजन भी कर पाएंगे इन्हीं 45 डेज को। आप मान के चलिए कि फर्स्ट रिवीजन आपने करी 20 डेज के अंदर, सेकेंड रिवीजन करी है आपने 15 दिन के अंदर, और फिर थर्ड रिवीजन करी 10 डेज के अंदर। हो सकता है बेटा, डेफिनेटली हर चीज पॉसिबल है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो। प्रायोरिटी शुड बी क्लियर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर प्रायोरिटीज क्लियर कर दी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए आपको, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बट याद रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फुल कोर्स टेस्ट विद एनालिसिस, बेटा सबसे ज्यादा बच्चे ना इसे बोलते हैं, रिवीजन भी कर लेते हो तुम, बट पेपर से पहले अगर तुमने हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम 2 से 3 फुल कोर्स टेस्ट नहीं लिखे ना, तो बेटा बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों? बट आपको पता है कि आईसीएआई ना कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर लेंदी कर देता है। पेपर लेंदी करने का तरीका एक ही है कि आप फुल कोर्स टेस्ट देके जाइए, यहाँ से आपको पता लगे कि कितना टाइम लगता है पेपर को। आप अगर फुल कोर्स आप जब अटेंड कर रहे होते हैं तो आपको समझ आता है कि किस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, कहाँ पर क्या एरर आ रहा है। प्रेजेंटेशन कई बार हमें समझ आती है कि यार प्रेजेंटेशन एरर हो रहा है मेरे से, तो टी शेप अकाउंट ही नहीं बन रहे पेपर के अंदर फुल फॉर्मेट के साथ। जो एग्जाम में जाके अगर आप सीधा फुल कोर्स आप एग्जाम में जाके अगर सीधा पेपर लिखोगे तो आपको समझ आएगी ये चीजें। तो इसलिए ऐसी दिक्कत ना आए आपके साथ, तो मिनिमम 2 से 3 फुल कोर्स टेस्ट दीजिए, जो आप चेक कराएं। खुद से चेक नहीं करना है, सेल्फ असेसमेंट नहीं करना है। इतने समझदार होते तो आज तक सीए की डिग्री घर आ गई होती। नहीं हुआ तो बेटा टीचर की हेल्प लो, उनसे चेक कराओ, और उसके बाद उसको एनालाइज करो। यानी कि टेस्ट दे दिया, ठीक है सर 60 नंबर आ गए, हाँ मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 60 नंबर आ गए, अच्छा 60 नंबर क्यों आए हैं, 70 क्यों नहीं आए, 80 क्यों नहीं आए, जिसके जितने नंबर है इंप्रूव करने के लिए सोचिए। 50 दिन है, मैं मिनिमम मान के चलता हूं, अगर आप ये रिवीजन और टेस्ट को ही देखो ना, तो आप मिनिमम 20 to 25% आप इंक्रीज कर सकते हो मार्क्स अभी भी। यहाँ से 20 से 25% सिर्फ रिवीजन और टेस्ट है, जिनका सब कुछ हो रखा है। ठीक है, सिर्फ सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होता बेटा। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट शुड बी डील्ड डिफरेंटली। व्हाई सो? बेटा आप क्या करते हो, थ्योरी सब्जेक्ट को मानते हो थ्योरी है, और आप उसे क्या करते हो, सिर्फ पढ़ते रहते हो, याद करते रहते हो। बेटा याद रखिए, लॉ और ऑडिट के अंदर ही बच्चे आजकल ना सबसे ज्यादा अटकते हैं, सबसे ज्यादा इसी के अंदर डर होता है। जब उनको लग रहा होता है ना कि यार फेल हो जाएंगे, कि 2 ही सब्जेक्ट है जिनकी वजह से उन्हें लग रहा होता है। ग्रुप 1 के अंदर लॉ लग रहा होता है, ग्रुप 2 में ऑडिटिंग लग रहा होता है, थ्योरी सब्जेक्ट की वजह से ज्यादातर बच्चों को। इनको क्या करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और इनके टेस्ट देने ही देने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है तो मैं तो कहूंगा लॉ और ऑडिट के अंदर ना ऑल्टरनेट डेज पे एक आधा फुल आपका जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो देते रहिए, उसे चेक कराते रहिए, सो दैट आपकी हैबिट बन जाए थ्योरी सब्जेक्ट को लिखने की। लॉ और ऑडिट सबको समझ आता है, पढ़ने में मजा आता है, कहानियां बहुत अच्छी लगती है, दिमाग में बैठी होती है, बट कहानियां लिखी नहीं जाती पेपर के अंदर, तो उसके लिए जरूरी है राइटिंग प्रैक्टिस। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मैं बता चुका हूं, सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, हाथ से सॉल्व करने हैं। मैं कहता हूं 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर, तो 50 में से मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन रिवीजन के समय आपको हाथ से सॉल्व करने पड़ेंगे। 1 और 2 क्वेश्चन से हाथ नहीं बनने वाला है, काम नहीं बनने वाला है। और 10 से 12 घंटे की स्टडी मस्ट है। अब कुछ बच्चे इस पे मेरा विरोध कर सकते हैं, उनको बुरा लग सकती है मेरी बातें, सर मेरे पास तो मैं तो 5-6 घंटे के अंदर ही अच्छी पढ़ाई कर लेता हूं। बेटा ठीक है, आप 5-6 घंटे के अंदर कर लेते हो, बट जो सीए की रिक्वायरमेंट है, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बाकी बच्चे जो टॉपर्स होते हैं वो आपको बताएंगे ना बताएं, बट 10-12 घंटे आखिरी के 50 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर हर कोई पढ़ता है। बिना इसके आप सोच ही नहीं सकते कि रैंक आ सकती है और अच्छे नंबर आ सकते हैं। और आपका भी जब सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुई है, तो आप बिना 10-12 घंटे के पढ़ाई के आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, हाँ मेरे पास समय कम है, मेरी और कुछ कमिटमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, तो बात अलग है, बट 10-12 घंटे अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो 10 से 12 घंटे का आउटपुट निकालना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं कहता हूं कि आप ना एक स्ट्रेच के अंदर 10-12 घंटे नहीं पढ़ना होता है, 3-3, 4-4 घंटे के ना आप 2 से 3 स्ट्रेच निकालिए।
जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप फॉर एग्जांपल मैं अपने टाइम पे क्या करता था, फॉर एग्जांपल 4 बजे उठ गया, तो आप 4:30 बजे तक बैठ जाइए एक बार पढ़ने, और 4:30 से आपने अगर 8 बजे तक पढ़ लिया तो 3.5 घंटे का एक स्ट्रेच हो गया। अब ये 3.5 घंटे के अंदर आपने इतनी पढ़ाई कर ली होगी ना, जो बाकी बच्चे 8 बजे उठ करके 6 घंटे के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल 8 से 9 रेस्ट लिया, उसके बाद आप 9:30 दोबारा, मतलब रेस्ट लिया, नहाए धोए सब कुछ करा, 9:30 दोबारा बैठे, और यहाँ पर आप 1 बजे तक पढ़ लिए। ठीक है जी, क्या कितने हुए, 3.5 घंटे यहाँ पर हो गए। फिर आपने 1-1.5 घंटे का रेस्ट लिया, नाप ली छोटी सी, और 2 बजे बैठ गए। फिर 2 बजे से लेकर के आपने कहा, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आपने 6 बजे तक पढ़ाई करी, तो बेटा 11 घंटे हो गए आपके यहाँ पर, और आप शाम को 6 बजे तक फ्री हो गए हैं ब्रेक के साथ। तो स्ट्रेच के अंदर पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब आपको क्या करना है, मतलब एक स्ट्रेच में नहीं करनी है, स्मॉल स्ट्रेच लेने हैं, और ये अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी को 4 बजे नहीं उठा जाएगा, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप रात को पढ़ाई करिए। ठीक है ना, आप लेट नाइट पढ़ाई करिए, आप रात को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप एक टाइम स्लॉट निकालिए, 4 घंटे। 4 घंटे एक स्ट्रेच, या तो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए या लेट नाइट होना चाहिए, जो बिल्कुल शांत माहौल हो, जिसके अंदर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए, बहुत फुल्ली फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। सारी पढ़ाई दिन में नहीं करनी है, कुछ एक अर्ली मॉर्निंग या एक लेट नाइट का शेड्यूल होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये मेरी बातें समझ आएंगी, और आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सीए इंटर जनवरी 26 अटेम्प्ट निकाल पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जनवरी 26 अटेम्प्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, थैंक यू।